नमस्कार दोस्तों, आप सभी को इंग्लिश में इंडिपेंडेंस डे और हिंदी में स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयां। अब आज के जो इंडिपेंडेंस डे है, इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण होता है लाल किले में। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण कहां पर होता है? लाल किले में। यह होता है इंडिपेंडेंस डे के दिन। ठीक है, अब इस भाषण में प्रधानमंत्री क्या करते हैं? जो भी चैलेंजेस होते हैं भारत के सामने और जो भी उनके लक्ष्य होते हैं, उनको वो देश के समक्ष रखने का प्रयास रखते हैं। जो भी चुनौतियां होती है, सारी चीजें वो रखते हैं। तो आज उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की। उन्होंने एक बात ये की कि जो विश्व है, ठीक है, वो युद्ध के संकट से गुजर रहा है। ठीक है, आप अगर यूक्रेन देखेंगे तो यूक्रेन वॉर हो रही है, इधर मिडिल ईस्ट में काफी ईरान और अमेरिका की वॉर हो रही है। इसके अलावा और भी कई फ्रंट जो है जहां पर युद्ध की संभावनाएं बन रही हैं। जब युद्ध की संभावनाएं होती हैं तो लोगों में एक एग्रीमेंट होने शुरू हो जाते हैं, ताकि भविष्य में कभी हमारे ऊपर खतरा हो और हम एक दूसरे पे। तो आजकल आप देख रहे होंगे कि कई सारे एग्रीमेंट्स भी डिफेंस के हो रहे हैं, डिफेंस पैक्ट भी हो रहे हैं। इसमें एक डिफेंस पैक्ट तुम्हारा हुआ था, मक्का एग्रीमेंट। ठीक है, टर्की, ईरान और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि सभी जो देश हैं वो इस चीज को परख रहे हैं कि अब युद्ध की स्थिति जो है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और अगर कभी ऐसी स्थिति हुई कि आने वाले 3 या 4 या 5 सालों में वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति बनती है, तो उसके लिए हम कितना तैयार हैं। ठीक है, तो हर देश एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट कर रहा है। इसी में प्रधानमंत्री मोदी ने जब इस मुद्दे को लाल किले में उठाया तो उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि विश्व जो है, विश्व के जो देश है, वो जो उनके पास संसाधन है उसका वेपनाइजेशन कर रहे हैं। वेपनाइजेशन का मतलब यह हुआ कि वो अपने संसाधनों को एक हथियार के रूप में युद्ध रहे, हथियारीकरण कह सकते हैं इसको, एक हथियार के रूप में युद्ध कर रहे हैं। अब हथियार का मतलब सिर्फ गोला बारूद और बम नहीं होता। हथियार का मतलब क्या होता है कि अगर हम मान ले एक ईंट का टुकड़ा लिए हैं और उससे भी अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, युद्ध में लड़ रहे हैं, तो वो भी एक प्रकार का हथियार है। हमारे पास एक पिन है और पिन का यूज भी कर रहे हैं, तो यानी कि पिन को हम वेपन की तरीके यूज करते हैं। किसी भी चीज का उपयोग मल्टीपल होता है। जैसे अगर हम न्यूक्लियर की बात करें तो उससे एनर्जी बनाते हैं और उससे हम बिजली पैदा कर सकते हैं। तो ये हमारा एक अच्छा उपयोग हो गया, देश के लिए काम के आने वाला उपयोग है, और क्लीन एनर्जी बनती है। इसी प्रकार अगर हम देखें तो उसका वेपन में भी उपयोग होता है, एटम बम बनाने के लिए, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए। तो संसाधन है, सारे प्राकृतिक संसाधन है, इनका उपयोग हम किस प्रकार से कर रहे हैं ये डिपेंड करता है उस देश की नीयत पर, उस देश की नीति पर। ठीक है, तो अब यहां पर हमें समझना क्या है, प्रधानमंत्री ने यह बात क्यों कही और खास तौर पर इन्होंने जो बात कही वो किस परिप्रेक्ष्य में कही। देखिए, जब भी हम जीत पाने के लिए ऐसे संसाधनों का प्रयोग करें जो हथियार के रूप में काम करें, जो दबाव डाले दूसरे के ऊपर एग्रीमेंट करने के लिए, तो वो हमारे संसाधन कहलाते हैं। कैसे? वो उसको कहते हैं संसाधनों का वेपनाइजेशन। ठीक है, जब हम संसाधनों का उपयोग दूसरे या अन्य देशों पर प्रेशर डालने के लिए करते हैं युद्ध की स्थिति में, तो उसे हम बोलेंगे वेपनाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेस। यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स है उसकी हम बात करते हैं, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, मैरीटाइम चेक पॉइंट्स। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज आपने बहुत बार सुना होगा पिछले 6-5 महीनों में, मतलब 28 फरवरी के बाद से लेकर आज तक जो है ये स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, स्ट्रेट ऑफ डेली न्यूज का हिस्सा बना हुआ है। और इसके साथ ही अमेरिका और ईरान भी। तो ये जो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज है, अब इसमें क्या हुआ, पूरी घटना आपको पता है कि अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हार्मूज था, उसने इसको क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। और ऑयल का जो बिजनेस होता था वो इस स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पे बहुत डिपेंड करता था। तो अन्य देशों पर ऑयल की कीमत और किल्लत होने लगी, पेट्रोल की किल्लत होने लगी और गैस की किल्लत होने लगी। तो ये एक प्रकार का युद्ध में जीतने के लिए दबाव बनाने में था। अगर ये स्ट्रेट ऑफ हार्मूज ना होता तो आप लिख के ले लीजिए, आज ईरान नहीं होता। सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हार्मूज की वजह से ईरान जिंदा है। इसका कारण यह है कि अगर इसको करते हैं तो वर्ल्ड की इकोनॉमी और उसका असर हर देश पर पड़ता है। ये वैश्वीकरण का दौर है, अगर एक देश पर परेशान होगा तो हर देश पर इसका असर पड़ेगा। तो क्या ऐसे कोई और मैरीटाइम चेक पॉइंट्स हैं जिन पर वेपनाइजेशन की तरह उसको यूज किया जा सकता है?
सबसे पहले देखना है, ये हमारे जीएस पेपर 1 में काम आ सकता है, फिजिकल ज्योग्राफी में, ठीक है। जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी का पार्ट है, उसमें आ सकता है। जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी और एनर्जी सिक्योरिटी में भी इसका काम, इसको हम कोट, मतलब इस जो लेक्चर है इसको हम कोट कर सकते हैं। अब इसमें हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि सबसे पहले जो हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, ठीक है, तो उसको हम मैरीटाइम चेक पॉइंट होते हैं। अब ये मैरीटाइम चेक पॉइंट्स क्या होते हैं, व्हाट आर द मैरीटाइम चेक पॉइंट्स? सबसे पहले इसको समझते हैं। मैरीटाइम चेक पॉइंट्स का मतलब क्या होता है? अ नैरो हाई ट्रैफिक पैसेज अलोंग शिपिंग रूट्स दैट कैरी disproportionate share of the global trade, making them strategic pressure point when disrupted. ये कह रहा है कि एक ऐसा नैरो, संकीर्ण, हाई ट्रैफिक पैसेज होता है शिपिंग में, जो वैश्विक जो व्यापार होता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वहां से होकर गुजरता है। और उसके बाद क्या होता है, यह एक सामरिक, जब कभी युद्ध की स्थिति हो या ऐसी स्थिति हो तो इसको हम डिसरप्ट कर दें, इसको हम डिसरप्ट कर दें तो क्या होगा, एक सामरिक दबाव पड़ेगा अन्य पूरे विश्व पर। तो मैरीटाइम चेक पॉइंट्स क्या हो गए, ऐसे नैरो पैसेज, ठीक है, जहां पर बहुत हाई ट्रैफिक होता है शिपिंग रूट का और बहुत ज्यादा ग्लोबल ट्रेड वहां से होकर गुजरता है, और जब कभी स्ट्रेटेजिक मतलब सामरिक स्थिति होती है या युद्ध की स्थिति होती है तो इसको हम डिस्टर्ब कर दे, तो ऐसे क्या, इसको ऐसे को हम क्या बोलते हैं, मैरीटाइम चेक पॉइंट्स। क्लियर हो गया? अब यहां पर एक अंकटाड हमारी संस्था है, इसका एक रिपोर्ट है, 80% प्लस ग्लोबल गुड्स ट्रेडेड बाय वॉल्यूम मूव बाय सी। ये कह रहा है कि पूरे विश्व में जितने भी सामानों का आदान प्रदान होता है एक देश से दूसरे देश, यानी जितने भी वैश्विक गुड्स हैं, ठीक है, उनका जो व्यापार होता है उसमें 80% से ज्यादा व्यापार किस माध्यम से होता है, सी के माध्यम से, समुद्रों के माध्यम से। और ये समुद्र में ही ये मैरीटाइम चेक पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। 25% ऑफ ग्लोबल सीबॉर्न ऑयल ट्रेड पास थ्रू द हार्मुज अलोन। और कह रहा है कि इसमें 25% विश्व में, मतलब विश्व में अगर 100 लीटर मान लेते हैं पेट्रोल, क्रूड ऑयल जो है वो एक्सपोर्ट होता है, तो इसमें 25% कहां से होता है, हार्मुज से। तो अगर हम, ईरान ने हार्मुज ब्लॉक कर दिया तो इसका मतलब क्या होगा, 25% ट्रेड जो हो गया वो क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। 12 डेज एक्स्ट्रा ट्रांजिट टाइम विन एशिया एंड यूरोप शिप रूट अराउंड अफ्रीका। अगर ये हार्मुज ब्लॉक नहीं होता, अगर ये हार्मुज ब्लॉक नहीं होता तो जब अफ्रीका की तरफ से हम घूम के आते तो हमें 12 दिन अधिक लगते। बात समझ में आ गया? अब फर्क क्या है, ठीक है हम 12 दिन घूम के आ जाएंगे, लेकिन एक चीज ये समझिए कि अगर मान लेते हैं कि आप 1 किलोमीटर का सफर कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी जो कॉस्ट आ रही है 1 किलोमीटर, मान लेते हैं आपकी गाड़ी 10 का एवरेज देती है, ठीक है, 10 का एवरेज देती है, तो मान ले 100 रुपए पेट्रोल है तो 10 रुपए में 1 किलोमीटर करीब जाती है, तो 1 किलोमीटर जाने में आपको कितना पेट्रोल लगेगा, 10 रुपए का। वहीं आप 12 किलोमीटर घूम के आएंगे तो आपका कितना पेट्रोल लगेगा, 120 रुपए का। ये आप जो डिफरेंस आ रहा है 110 रुपए का, वो किससे वसूलोगे, जनता से, ठीक है। यानी एक तो समय भी ज्यादा रहेगा, समय ज्यादा रहेगा तो सामान का खराब, मतलब जो गुड्स आते हैं उनको कुछ तो ऐसे गुड्स होते हैं खाने पीने के जो खराब भी हो सकते हैं 12 दिनों में, ठीक है, तो उस पर भी फर्क पड़ेगा। दूसरा क्या होगा, हमारा पेट्रोल भी ज्यादा लगेगा, मतलब फ्यूल भी ज्यादा लगेगा और समय भी ज्यादा लगेगा, तो हमें उनको, तो ये क्या होता है, काफी एक्सपेंसिव हो जाता है, ठीक है। अब जब ये हम यूज करेंगे तो हमारा एक्स्ट्रा जो है वो चार्ज किससे वसूलेंगे, कस्टमर से, तो इन्फ्लेशन जो है वो देशों का बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। तो 12 डेज एक्स्ट्रा लगते हैं अगर हम हार्मुज को बाईपास करते हैं, अफ्रीका की तरफ से होके आते हैं, ठीक है। तो ये जो फर्क है ये हमें समझना पड़ेगा। अब यहां क्या कर रहा है, वाई दे मैटर फॉर द एसेंशियल सप्लाई। अब ये जो मैरीटाइम चेक पॉइंट्स होते हैं ये क्यों मैटर करते हैं, चेक पॉइंट्स कंट्रोल द फ्लो ऑफ ऑयल, गैस, फर्टिलाइजर एंड इंडस्ट्रियल फीड स्टॉक। ये कह रहा है जो चेक पॉइंट्स होते हैं यहां से ऑयल, गैस, फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर खेती के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ऑयल गैस के बिना आप सोच लीजिए आपका जीवन क्या हो सकता है, अगर आपको पेट्रोल ना मिले तो आपका जीवन क्या हो सकता है, ठीक है। अगर हम इन सबको ब्लॉक कर देंगे तो रेट बढ़ने प्रारंभ हो जाएंगे, क्योंकि
सप्लाई क्या हो जाएगी, कम, और डिमांड क्या होगी, उतनी ही रहेगी या ज्यादा हो जाएगी। लोग स्टोर करने का प्रारंभ करेंगे तो डिमांड और बढ़ेगी, तो रेट क्या होंगे इसके, हाई हो जाएंगे। जब ऑयल और पेट्रोल के रेट हाइक होते हैं तो इसका मतलब पूरे देश में सभी सामानों के रेट हाइक होंगे, जितने भी गुड्स हैं सभी सामान। तो ये जब महंगाई बढ़ेगी तो लोग, सरकारें क्या करेंगी, सरकार के ऊपर प्रेशर आएगा। मान लेते हैं इंडिया में महंगाई बढ़ी तो अब इंडिया यूएस से कहेगा युद्ध छोड़ दो, तो ये एक सामरिक तौर पर प्रेशर बनाने के लिए ये चेक पॉइंट्स जो होते हैं वो ब्लॉक किए जाते हैं। यही किया था ईरान ने। तो इस चीज को हमें बहुत ध्यान से समझना होगा। नेक्स्ट हम समझते हैं, नेक्स्ट स्लाइड कह रहा है कि ईरान हाउ द 2026 ईरान वर वेपनाइज्ड हार्मूज, कैसे एक हार्मूज को यानी स्ट्रेट को, एक जल संधि को वेपनाइज किया गया। 28 फरवरी को 2026 में क्या होता है, सबसे पहले टाइमलाइन समझते हैं। 28 फरवरी 2026 को होता है यूएस और इजराइल अटैक करता है ईरान पे। ईरान रिटेलिएट बाय यूएस बेसेस एंड ब्लॉकिंग द शिप इंटरेस्ट ऑफ हार्मूज। तो ईरान दो तरीके से रिटेलिएट करता है, एक तो जो बेसेस थे दुबई में और हर यूएई में और इन स्थानों पर, वहां पर हमला करता है। दूसरा स्टेट ऑफ हार्मूज को क्या कर देता है, वहां पे शिपिंग ब्लॉक कर देता है। इरानियन थ्रेट एंड अटैक ऑफ 90% ड्रॉप डेली शिप थ्रू द स्टेट, जिससे क्या हुआ, जितनी भी शिप आती थी उससे 90% 95% कम आने लगी। 17 जून 2026 का हुआ है टेम्पररी 14 डेज ESMU ट्रीटी एंड तेहरान प्रपोज मैरीटाइम ट्रांजिट फी। अब क्या हुआ, जब यहां पर 17 जून को एक टेम्परेरी समझौता हुआ यूएस और ईरान के बीच, ठीक है, तो क्या हुआ, तेहरान ने प्रपोज किया कि हम इसमें फीस लगाएंगे, यानी कि जो भी यहां से शिप्स गुजरेंगी उस पर हम कुछ $10 $20 जो भी हो, अपना उनका डिसाइड है, हमें कोई मतलब नहीं, $1 मिलियन या जो भी होगा वो फीस लगाएंगे। जुलाई 2026 में क्या हुआ, यूएस रिजेक्ट फीस प्रपोजल कॉलिंग हार्मूज इंटरनेशनल वाटरवेज। यूएस ने क्या किया, हार्मूज को इंटरनेशनल वाटरवेज कहा, एंड ईरान इंसिस्ट को मैनेजिंग विद ओमान। तो अगर स्टेट ऑफ हार्मूज का मैप करेंगे तो वो जो है वो ईरान और ओमान दोनों के बीच में है, ठीक है। अब शायद इस बार मैप नहीं लगा है, नेक्स्ट टाइम से हम मैप भी लगा देंगे तो आपको दिखा देंगे, ठीक है। तो ये कह रहा था कि जो हम ये स्टेट ऑफ हार्मूज है वो दो देशों से उसका वाटर मिलता है। भाई देखिए, मान ले ये ईरान है और ये ओमान है, तो यहां पर ओमान का पानी है, यहां पर ईरान का पानी है, ये स्टेट ऑफ हार्मूज है, तो दोनों से इसकी सीमाएं मिल रही हैं। तो ईरान ने कहा कि ये जो है ओमान के साथ मिलकर स्टेट ऑफ हार्मूज को क्या करेगा, मैनेज करेगा, ठीक। अगस्त 2026 में क्या हुआ, ऑयल रिमेन 55% एबव प्री वॉर लेवल, डिसरप्शन रिपल इनटू हीलियम फर्टिलाइजर एंड शिपिंग मार्केट, ठीक है। अब ये बहुत मतलब हीलियम भी है, फर्टिलाइजर भी है, ऑयल भी है, गैस भी है, ये सारी चीजें जो है वो डिसरप्ट हुई है। तो इसको इन्होंने हार्मूज को एक वेपन के रूप में प्रयोग किया था। नेक्स्ट देखते हैं, अब स्टेट ऑफ हार्मूज ये क्या करता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। ये पर्शियन गल्फ को जोड़ता है किससे, गल्फ ऑफ ओमान से और अरेबियन सी से। लिंक पर्शियन गल्फ विथ गल्फ ऑफ ओमान एंड अरेबियन सी। ये पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन सी से जोड़ता है। स्ट्रेट का मतलब ये होता है ऐसा स्थान जो दो वाटर बॉडीज को जोड़े। मान ले एक वाटर बॉडीज ये है, दूसरी वाटर बॉडी ये है, और इन दोनों को जोड़ते हैं तो स्ट्रेट होता है। एक साधारण भाषा में समझो, मान लेते हैं कि आपके घर में गली में पानी भर गया और यहां पर नाली है, पानी क्या हो गया, यहां पर एक गड्ढे में भरा हुआ है, अब चाहते हैं गड्ढा ये खाली हो, तो आप जो फावड़ा होता है उससे एक छोटी सी लाइन यहां पर खींच देते हैं तो गड्ढे का पानी कहां चला जाता है, नाली में। तो ये एक स्ट्रेट का काम करता है जो दो वाटर बॉडीज को जोड़ रहा है, ठीक है। तो किसको जोड़ता है, पर्शियन गल्फ को किससे, गल्फ ऑफ ओमान से और स्टेट अरेबियन सागर से, ठीक है। प्राइमरी एक्सपोर्ट रूट किसके लिए, ईरान, इराक, कुवैत, कतर और यूएई, ये जो है ये हार्मोज से बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। बल्क ऑफ ट्रांजिट ऑयल हेड टू चाइना, इंडिया और जापान। इसका सबसे ज्यादा जो सामान जाता है, मतलब ऑयल जाता है, वो कहा जाता है चाइना, इंडिया और जापान। यानी कि दो विश्व के सबसे बड़े देश जनसंख्या के हिसाब से, चाइना और इंडिया, और सबसे तेज अर्थव्यवस्था चाइना जो इंडिया जो ग्रोथ कर रही है, और चाइना मैन्युफैक्चरिंग का हब। तो अगर चाइना और इंडिया में हम ऑयल और गैस की कमी कर दें तो पूरा ग्लोबल ट्रेड डिस्टर्ब हो जाएगा और फिर यूएस पे प्रेशर पड़ेगा और वो समझौता करेगा।
25% ग्लोबल ऑयल ट्रेड ये बता दिया, और एलएनजी, ठीक है। नैरो पॉइंट्स है जस्ट 21 से 29 नॉटिकल माइल है, ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है उसका है, कितने माइल्स का है, 21 से 29। तो ये प्री के लिए आप याद रखिएगा ये पॉइंट, 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट आपके प्री एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ईरान ओमान, पर्शियन गल्फ, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन सी, ठीक है। अब ये चीज हमें समझनी होगी, क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अगली स्लाइड करें, रिपल इफेक्ट ऑफ द ऑयल। रिपल इफेक्ट क्या होते हैं कि मान लेते हैं एक घटना घटी और उसमें क्या हुआ कि जो इफेक्ट है वो धीरे धीरे चारों तरफ फैला। देखिए रिपल इफेक्ट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसको समझ, दो शब्द यूज होते हैं, रिपल इफेक्ट और डोमिनो इफेक्ट। डोमिनो इफेक्ट क्या होते हैं कि मान लेते हैं कि ये 10 बुक्स है वो लाइन से लगी हुई है, ठीक है, 10 बुक्स है वो लाइन से लगी हुई है, एक बुक को हमने बीच से हटा दिया तो ये सारी क्या हो जाएंगी, इधर गिरना प्रारंभ कर देगी, इसको बोलेंगे डोमिनो इफेक्ट। रिपल इफेक्ट क्या होता है कि मान ले पानी का तालाब है, हमने बीचों बीच पत्थर मारा तो लहरें जो है वो उत्पन्न होंगी, और ये लहरें क्या होंगी, उसके किनारे तक जाएंगी, जो तालाब है या उसके किनारे तक चारों तरफ फैलेंगी। रिपल इफेक्ट में वन साइड मूवमेंट होता है, सॉरी डोमिनो इफेक्ट में वन साइड मूवमेंट होता है, ठीक है, कि एक गिरा और तो चारों गिरेंगे। लेकिन रिपल इफेक्ट जो होता है वो सॉरी हाँ, डोमिनो इफेक्ट में वन साइड मूवमेंट होता है, मतलब अगर हमने किताबें ऐसे सजा रखी है तो वो एक ही तरफ गिरेंगी, इधर फर्क नहीं डालेगी, उधर नहीं डालेगी और इधर नहीं डालेगी। लेकिन रिपल इफेक्ट में क्या होता है, वो चारों तरफ इसका असर डालेगी। तो रिपल इफेक्ट बियॉन्ड ऑयल, रिपल इफेक्ट क्या है, ब्रेंट ऑयल जो था उसका जो दाम था वो बढ़ गया, यानी $72 प्रति बैरल से कितना पहुंच गया, 120। हीलियम की सप्लाई जो है वो रुक गई, कतर सप्लाइज 33% ऑफ द हीलियम। आपको ये याद रखना पड़ेगा, एक सेकंड जरा आ रहे हैं, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो कतर है ये प्रीलिम्स के लिए आपके इंपॉर्टेंट है, ये वर्ल्ड का 33% हीलियम जो है वो एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। चाइना इंपोर्टिंग 80% प्लस इट्स नीड, इम्पोज टेम्परेरी एक्सपोर्ट बैन प्रोटेक्ट चिप मेकर, ठीक है। चाइना इंपोर्टिंग 80% ऑफ इट्स नीड्स, ठीक है, और जो इसका 80% है वो कौन करता है, चाइना, ठीक है। हीलियम सप्लाई जो है वो वर्ल्ड का 33% कौन करता है, कतर, और कतर से 80% जो चाइना की जो नीड है, मतलब जितना भी उसको जरूरत होती है हीलियम की, उसका 80% जो होता है वो इंपोर्ट करता है, ठीक है। जब इंपोर्ट हो गया, ठीक है, तो क्या हुआ, इंपोज टेम्परेरी एक्सपोर्ट बैन ऑन प्रोटेक्ट चिप मेकर। इन्होंने क्या किया, इस पर क्या हुआ, टेम्परेरी क्या लगा दिया, एक्सपोर्ट बैन लगा दिया, ठीक है, ठीक, इंपोर्टिंग नीड है ना, हाँ, इम्पोज टेम्परेरी एक्सपोर्ट बैन ऑन द प्रोटेक्ट चिप मेकर। इन्होंने एक्सपोर्ट पर क्या कर दिया, बैन लगा दिया, किसके, हीलियम पर। फर्टिलाइजर, ठीक है, हम लोगों को सिर्फ ऑयल और गैस का पता है, लेकिन हीलियम और फर्टिलाइजर भी बहुत सारी चीजें असर डालते थे। क्या कह रहा है, 30% ऑफ ग्लोबल फर्टिलाइजर ट्रेड एंड 20% एलएनजी ट्रांजिट हार्मोन, मतलब विश्व में जो जितना भी फर्टिलाइजर का ट्रेड होता था उसका 30% और एलएनजी का 20% किसके थ्रू होता था, हार्मोन्स के थ्रू। WTO डेटा शो शिपमेंट हैव लार्जली स्टॉप, जिसमें क्या हुआ, पूरी तरीके से रुक गया। तो ऑयल और गैस ही नहीं, हीलियम और फर्टिलाइजर, इसका भी इस पे प्रभाव पड़ा, ठीक है। अब अगर हीलियम रोक लिया जाएगा तो चिप मेकर्स जो होंगे उन पे फर्क पड़ेगा, इसका फर्टिलाइजर हो जाएगा, किसान पे फर्क पड़ेगा, तो सामान के रेट तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, साथ में क्या होगा, जो खेती है उस पर भी असर पड़ेगा, जो मैन्युफैक्चरिंग है उस पर भी असर पड़ेगा। तो ये जो था इसका रिपल इफेक्ट था, यानी चौतरफा इफेक्ट था। तो रिपल इफेक्ट और डोमिनो इफेक्ट के बारे में आपको बता दिया। हाउ मच इंडिया डिपेंड्स ऑन हार्मोज, इंडिया का हार्मोज पे क्या मतलब निर्भरता थी। इंडिया इज वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर, भारत जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा
तेल निर्यातक देश है, सॉरी आयातक देश है, फोर्थ लार्जेस्ट एलएनजी इंपोर्टर और एलएनजी का चौथा, ऑयल का तीसरा, एलएनजी का चौथा और एलपीजी का दूसरा। इस चीज को आप याद रखना, 3 4 और 2 या 2 3 4 जो भी जैसे भी तुम्हें करना हो वो कर लेना। तो अगर एलपीजी का भारत कौन सा है? दूसरा, ऑयल का क्या है? तीसरा और एलएनजी का क्या है? चौथा। ठीक, ये जो हमें समझना होगा कि ये जो है भारत का नंबर है विश्व में। यूज टू पास थ्रू हार्मोस प्री वार 45% इंडिया क्रूड इंपोर्ट। भारत का 45% जो क्रूड ऑयल आता है जिसको भारत यहां रिफाइन करता है, ठीक है, वो कहां, वो क्या हुआ था, मतलब यूज्ड टू पास प्री वॉर, युद्ध के पहले जो हार्मोस से पास होता था, 45% क्रूड, 55% एलएनजी शिपमेंट और 90% एलपीजी इंपोर्ट, यानी जो आपका सिलेंडर वाला एलपीजी है उसकी 90%, तभी तो गैस सिलेंडर की किल्लत हो गई थी, ठीक है। और 55% किसका? एलएनजी का, और 45% किसका? क्रूड ऑयल का। नोट डाइवर्सिफाइंग, अबाउट 75 क्रूड इंपोर्ट कम फ्रॉम द रूट आउटसाइड, 70% of the crude import come from outside Hormuz, up from earlier 55%, ठीक है, ये इन्होंने कहा था, ठीक है। तो इन्होंने, भारत ने क्या किया है कि अब अपने जो क्रूड इंपोर्ट है उसको डाइवर्सिफाई किया है। डाइवर्सिफाई का मतलब सिर्फ हार्मोज पे डिपेंड नहीं है, अन्य पे भी डिपेंड है, ठीक है। तो ये हमें समझना होगा। नेक्स्ट चलते हैं, स्टेट ऑफ मलक्का। अब हार्मोज को तो हमने जो है वो चेक पॉइंट बना दिया था, वेपनाइज कर दिया था। अब यहां पर कुछ और ऐसी जल संधि है क्या जिसको हम लोग वेपनाइज कर सकते हैं सामरिक प्रभाव डालने के लिए? बिल्कुल, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, मलक्का डायलेमा, इसको समझ लेते हैं। स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है ये भारत के अंडमान और निकोबार आइलैंड के पास में है, ठीक है। इसीलिए जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है उसका विरोध हो रहा है। एफसीआरए वाले में हम लोगों ने इसको एक बार चर्चा में लाए थे। क्या कह रहा है, ज्योग्राफी समझ लेते हैं। इन 930 किलोमीटर फनल शेप वाटरवे लिंकिंग अंडमान सी यानी भारत का टू साउथ चाइना सी, 930 किलोमीटर का फनल शेप का वाटरवेज है जो अंडमान सी को जोड़ता है किससे? साउथ चाइना सी से, पैसिफिक में। रन्स बिटवीन सुमात्रा, इंडोनेशिया और पेनिनसुलर मलेशिया, थाईलैंड, बाउंडेड बाय इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर। The shortest sea route between Middle East and East Asia, carrying 22% of the global maritime trade. ये कह रहा है कि जो मलक्का स्ट्रेट है ये अंडमान सी को जोड़ता है जो इंडियन ओशियन में है, किससे? साउथ चाइना सी से, जो पैसिफिक ओशियन में है। रन्स बिटवीन सुमात्रा, इंडोनेशिया, पेनिनसुलर मलेशिया और थाईलैंड, ठीक, सुमात्रा, पेनिनसुलर मलेशिया और थाईलैंड में के बीच से ये गुजरता है। उसके बाद कह रहा है कि इसके चारों तरफ जो देश है वो इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर। उसके बाद ये कह रहा है कि मिडिल ईस्ट जो है जहां आज ये सारी चीजें हो रही हैं, तो अगर कोई शिप हार्मूज से निकल रही है तो कहां से गुजरेगी? वो मलक्का से। तो ये कह रहा है कि जो हार्मूज और जो ईस्ट एशिया है, पूर्वी एशिया और मिडिल ईस्ट, इन दोनों के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता है ये, कि जहां अगर आपको मिडिल ईस्ट से सामान ईस्ट एशिया भेजना है तो उसका जो सबसे छोटा रूट है वो किसके बीच में है? वो कौन सा है? मलक्का स्ट्रेट से होते हुए गुजरता है। अब ये किसके पास में है? अंडमान और निकोबार। अब यहीं पर बन रहा है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, जिसमें वहां पर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कुछ डिफेंस के प्रोजेक्ट, ये सारे बनाए जाएंगे। और इसका भारत में हो रहा है विरोध, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज, एनजीओ का विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं अब आपको समझ में आया होगा। क्योंकि अगर युद्ध की स्थिति होती है इंडिया और चाइना के बीच में, या इंडिया या वर्ल्ड वॉर की स्थिति होती है और भारत को खतरा होता है, तो ये हमारे लिए एक चोक पॉइंट बन सकता है।
और इसको अगर हम ब्लॉक कर देंगे तो ये हार्मोज से ज्यादा प्रेशर डालेगा। ठीक है। चाइनीज मलक्का डायलेमा coined by former president Hu Jintao describing China vulnerability to naval blockade at this single choke point. Given lack of alternative route in 2024 20% China's import and 30% export transit to Malacca. ठीक है। तो ये मलक्का डायलेमा जो है ये आप प्रीलिम्स के लिए याद कर लीजिएगा। मान लीजिए आपको आ जाए द मलक्का डायलेमा, तो ये मलक्का डायलेमा क्या है इसको आपको समझना होगा। ये टर्म चाइना का मलक्का डायलेमा किससे संबंधित है? चीन से। ये किसने टर्म किया था? तो एक आपके प्रेसिडेंट हुए हैं चीन के हु जिनटाओ, ठीक है, इन्होंने ये टर्म जो है वो लाए थे। इन्होंने कहा था कि चाइना जो है वर्नेबिलिटीज टू नवाल ब्लॉकेट इज अ सिंगल चोक पॉइंट। ये जो मलक्का स्ट्रेट ऑफ मलक्का है ये सिंगल चोक पॉइंट है जहां पर चाइना जो है वर्नेबल है, मतलब जहां से चाइना को रोका जा सकता है। ठीक है। गिवन लैक ऑफ अल्टरनेटिव रूट, और कह रहा इसके सिवा कोई अल्टरनेटिव रूट है नहीं। ठीक है। इसी को चाइना ने काउंटर करने के लिए सीपैक बनाया था, ध्यान है, वो पाकिस्तान तक गया था, यानी पाकिस्तान से चीन सीधे गया, लेकिन वो भी एक तरीके से भारत का जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया है वहां से होकर गुजर रहा, तो उसको भी हम कभी भविष्य में ब्लॉक कर सकते हैं, कोई ऐसी समस्या युद्ध की स्थिति में। ठीक है। अब यहां पर कहला वाइटल फॉर इंडिया टू ए लार्ज शेयर ऑफ इंडिया इंपोर्टेड फ्यूल ट्रांजिट मलक्का, इंडिया होल्ड एक्टिव ऑफशोर एनर्जी एक्सप्लेनेशन ब्लॉक वियतनाम एवं। ठीक है। अब इंडिया के लिए भी वर्नेबल है, ठीक है, वियतनाम और जो इंडिया के साथ जो व्यापार होता है ईस्ट एशिया से वो भी यहीं से आता है। ठीक है। अब कह रहा है कि 2024 में 21% चाइना का इंपोर्ट कहां पर हुआ था? इसी मलक्का स्ट्रेट से, और 14% एक्सपोर्ट कहां से हुआ था? इसी मलक्का स्ट्रेट से। तो मलक्का जो सजल संधि है ये एक प्रकार का चेक पॉइंट जो है वो बन सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। तो स्टेट ऑफ हॉर्मोज के साथ दूसरा आपने क्या पढ़ा? स्टेट ऑफ मलक्का। इसकी आप लोकेशन देख लीजिएगा, अभी थोड़ा सा मतलब शायद दिमाग में नहीं रहा तो मैप नहीं लगाया, नेक्स्ट टाइम से जब भी कोई ऐसी करंट की न्यूज होगी उसमें हम मैप डिसाइड कर देंगे। अब कह रहा है सिक्योरिंग इंडियाज स्टेक इन स्टेट ऑफ मलक्का। अब भारत स्टेट ऑफ मलक्का में कैसे करता है? तो मलक्का स्टेट पेट्रोलिंग मतलब क्या होता है? जो शिप्स हैं वो लगातार वहां पर कर सकते हैं। इंडिया सिक्योर्ड सिंगापुर बैकिंग, पीएम मोदी एंड पीएम वोंग मीटिंग ज्वाइंट एमएसपी। एमएसपी मतलब ये तुम्हारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं, एमएसपी मतलब क्या हुआ? मैरीटाइम स्ट्रेट पेट्रोल। तो भारत ने सिंगापुर के साथ मिलकर, भारत के पीएम मोदी और सिंगापुर के वोंग जो प्रधानमंत्री है उन दोनों की बैठक हुई और उन्होंने कहा कि संयुक्त रूप से हम सिक्योरिटी करेंगे और यहां पर ज्वाइंट पेट्रोलिंग करेंगे मलक्का की। पेट्रोलिंग मतलब कोई गलत हरकत तो नहीं हो रही, सिर्फ वहां पर गश्त जिसको बोल सकते हैं, गश्त। पेट्रोलिंग का मतलब होता है गश्त। ठीक है। अरेंजमेंट रन बाय इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड, सारी चीज। अब भारत ने अपने सिक्योर करने के लिए जितने भी देश हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड, इनके साथ कुछ समझौते किए हैं जिसके साथ ज्वाइंट पेट्रोलिंग चल सकती है। अब यहां पर एक और समझना होगा, सबांग पोर्ट एमओयू, इंडिया और इंडोनेशिया एग्रीड जुलाई 2026 टू ज्वाइंटली डेवलप सबांग पोर्ट एट सुमात्रा नदीम, ओवरलैपिंग मदद बूस्ट ट्रेड कनेक्टिविटी एंड स्ट्रेटेजिक प्रोसेस। भारत ने इंडोनेशिया के साथ सबांग पोर्ट जो है उसके लिए एक समझौता किया है। क्या समझौता किया है? ये ज्वाइंटली डेवलप करेंगे सबांग पोर्ट को। तो आप लोग प्लीज इसकी लोकेशन देख लीजिएगा। इस बार के लिए माफी चाहेंगे, नेक्स्ट टाइम से जो है हम उसमें मैप लगा देंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो सबांग पोर्ट कहां पर है? सुमात्रा की नदन टिप पर है, मतलब नदन जो ऊपर है, नदन एरिया है वहां पर है। मलक्का पर नजर रखने के लिए सबांग टोप को विकसित करेंगे भारत और इंडोनेशिया मिलकर। ठीक है। उसके बाद ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, इंडियाज ग्रेट ओवरलुक मलक्का स्ट्रेंड्स प्लांट इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल। ठीक है। और 160 किलोमीटर है सबांग से, टुगेदर फ्लैकिंग विद स्टेट ऑफ नदन। अब ग्रेट निकोबार का प्रोजेक्ट का जो एक पूरा आपका मतलब क्या विरोध हो रहा है और क्या प्रोजेक्ट है, कब इसमें
चर्चा हुई इसकी, अब इसमें क्या प्रोग्रेस है, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी के लिए हमें एक चीज ये समझना है कि सबसे पहले ये समझने भारत ने 3 महत्वपूर्ण काम किए हैं। एक तो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के लिए, दूसरा सबांग पोर्ट का डेवलप करने का एमओयू किया है इंडोनेशिया के साथ, तीसरा मलक्का सिंगापुर और भारत ने ज्वाइंटली पेट्रोलिंग के लिए एक समझौता किया है, मलक्का स्टेट पेट्रोल का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है अदर मैरीटाइम चेक पॉइंट। क्या इसके अलावा कोई और चेक पॉइंट्स हैं? बिल्कुल है। स्वेज कैनाल, यह भी एक चेक पॉइंट है मिडिल ईस्ट में। इजिप्ट लिंक्स मेडिटेरियन टू रेड सी। 10% ऑफ ग्लोबल ट्रेड वॉल्यूम ब्लॉक्ड 6 days एवर गिवन इन 2000। तो एक शिप फंस गई थी 2021-22 में, तो वो 6 दिन के लिए करीब ब्लॉक हो गया था। 10% यहां से व्यापार होता है, और ये क्या करता है, मेडिटेरियन सी है जो भूमध्य सागर है उसको रेड सी से जोड़ता है, लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ता है स्वेज कैनाल। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट है। बाब अल मंदेब बिटवीन यमन एंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका, लिंक रेड सी टू गल्फ ऑफ अदन। 1 मिनट, लाइट चली गई यार। लाइट चली जाती तो पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। बाबा अल मंदेब, ठीक है, तो बाबा अल मंदेब जो है वो किसको बिटवीन किसके है, यमन के और हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अच्छा हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है कि यहां पर इस तरीके का कुछ अफ्रीका में संरचना बनती है, तो इसमें कई सारे देश हैं। तो प्रीलिम्स में यह भी पूछ लेते हैं कौन से श्रृंग राज्य है, श्रृंग राज्य अफ्रीका में, हॉर्न स्टेट। ठीक है, तो इसको भी आप लोग मैप में देख लीजिएगा। ठीक है, हालांकि ज्योग्राफी सब्जेक्ट है नहीं मेरा, ठीक है, लेकिन करंट में न्यूज है तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। तो नेक्स्ट टाइम से जो मैप होगा वो करंट में ही लगा देंगे ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आए। किसको, किसके बीच में है, यमन के बीच में। अच्छा यमन, अभी ये न्यूज में भी था, यमन जो है वो वहां पर एक ईरान का प्रॉक्सी है जिसको हम लोग बोलते हैं हौती। ठीक है, तो ये जो है इसको ब्लॉक करने की बात कर रहा था। ठीक है, बाबा अल मंदेब को। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, पनामा कैनाल अटलांटिक टू पैसिफिक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पनामा नहर जो है ये ऐसे दो मतलब बड़े महासागरों को जोड़ती है, एक अटलांटिक महासागर और एक पैसिफिक महासागर। तो सोचिए इसकी महत्ता क्या होगी। ठीक है, समझ में आ गया। 70% ऑफ द ट्रैफिक इज यूएस बाउंड, वर्नेबल टू द ड्रॉट। यहां पर कई बार क्या होती है, एक लेक है तो वहां पर क्या नाम है इसका, गैटन लेक। यहां पर एक लेक है जिसको बोलते हैं गैटन लेक। ये गैटन लेक में है, इसमें ड्रॉट की स्थिति आ जाती है इसलिए ये वर्नेबल है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना 2.16% सीबॉर्न ट्रेड और 70% प्लस ट्रैफिक इज यूएस बाउंड। लगभग पनामा पे पूरा जो है वो यूएस का ही कब्जा है। तो ध्यान रखना वो किसी समुद्र को नहीं जोड़ रही, छोटी वाटर बॉडीज को नहीं जोड़ रही है। पनामा कैनाल जो है दो महासागरों को जोड़ रही है, अटलांटिक और पैसिफिक। इसके बाद स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, जिब्राल्टर स्टेट, स्पेन मोरक्को लिंक्स मेडिटेरियन, मेडिटेरियन सी को किससे जोड़ती है, अटलांटिक से। किससे जोड़ती है, अटलांटिक से। बस ये याद रखना, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर किसको जोड़ती है, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से। ताइवान स्टेट, चाइना और ताइवान के बीच में 160 किलोमीटर का है, ये चाइना के इंपोर्ट के लिए जरूरी है। टर्किश स्टेट, अच्छा टर्किश स्टेट में दो आती है, एक आपकी आती है बास्फोरस स्टेट और एक डेंडलस स्टेट। ओनली सी लिंक ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी। बास्फोरस स्टेट और डेंडेनल्स स्टेट, यानी कि टर्किश स्टेट इन दोनों को बोलते हैं, बास्फोरस और डेंडेनल्स को मिलाकर। ये एकमात्र सी लिंक है, ब्लैक सी को जोड़ता है जो भूमध्य सागर से। काला सागर को किससे जोड़ता है, भूमध्य सागर से। तो ध्यान रखना काला सागर को जोड़ने के लिए दो स्टेट है, बास्फोरस और डेंडेनल्स। ठीक है, तो ये कुछ चेक पॉइंट है जिस पर हमें अगर विश्व युद्ध होता है तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा।
व्हाट हैपन व्हेन चेक पॉइंट क्लोज, ठीक है, कॉस्ट ऑफ डिसरप्शन, ठीक है, क्या होता है जब चेक पॉइंट क्लोज हो जाता है। तो अब ये तो फिर आपको लोगों को पता ही होगा, ब्लॉक हो जाते हैं प्लस 12 डेज एंड, मतलब 12 डेज की वो सारी चीजें जो है वो कर देता है। यहां पर क्या है, UNCTAD नीड्स ग्लोबल रोड शिफ्टिंग टूवर्ड्स द सर्विसेज वाइल क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन प्रोडक्शन सप्लाई चेन, कोई मतलब नहीं। हाँ, इसमें एक चीज ये समझना है, जब कोई ब्लॉकेज होता है तो अब मान ले हम कोई शिप ला रहे हैं ठीक है, शिप ला रहे हैं, अब उस शिप में क्या होता है कि हम इंश्योरेंस करा लेते हैं, मान लीजिए शिप रास्ते में पलट गई तो व्यापारी का नुकसान ना हो, इंश्योरेंस करा लेते हैं। तो जब कभी ऐसी कोई घटना होती है, ऐसी कोई घटना होती है तो इंश्योरेंस के चार्ज बढ़ जाते हैं। क्या कह रहा है कि जब ये ब्लॉकेज होता है तो इसका एक चेन रिएक्शन होता है, रीरूटिंग, ट्रांजिट टाइम, हमने बताया था ना, वो अफ्रीका से घूम के आएगा तो 12 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे, तो फ्यूल भी एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है, और जो वहां पर शिप में कारीगर है उनको सैलरी भी एक्स्ट्रा 12 दिन की देनी पड़ेगी, जो भी चीजें, शिपिंग रूट 10 माइल्स, फ्लीट कैपेसिटी नीड्स, काफी चीजों, हायर फ्रेट, मतलब जो चार्ज होते हैं वो बढ़ा देते हैं, भाई किसी भी खतरे वाली चीजों से आओगे तो बढ़ोगे ना, बंकर फ्यूल प्राइस, ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम जो हो जाते हैं बढ़ जाते हैं, हायर सेकेंडरी फर्टिलाइजर फूड, तो ये सारी चीजें जो है वो आप अपना इसको देख लीजिएगा पीपीटी को। नेक्स्ट स्लाइड देते हैं। अब मेंस के और स्टैटिक पोर्शन इसका क्या है, डिस्कस द स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ मैरीटाइम चेक पॉइंट्स ऑफ ग्लोबल ट्रेड विथ रेफरेंस टू द ट्रांजिट ऑफ विथ रेफरेंस टू स्टेट ऑफ हार्मोज। ये कह रहा है कि हमें विश्व के जो विश्व का व्यापार है उसके जो जो मैरीटाइम चेक पॉइंट होते हैं, ठीक है, उसका सामरिक और इकोनॉमिक महत्व विश्व के व्यापार के लिए बताना है, और इसमें रेफरेंस किसका लेना है, स्टेट ऑफ हार्मोज का, उस पर चर्चा करनी है। किस पर चर्चा करनी है, हमें चर्चा करनी है मैरीटाइम चेक पॉइंट्स की जो वैश्विक व्यापार के लिए होते हैं, उसका महत्व, उस पर क्या महत्व है, स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक महत्व क्या है उसका, मैरीटाइम चेक पॉइंट्स का ग्लोबल ट्रेड के संबंध में, और स्टेट ऑफ हार्मोज का रेफरेंस लेना है। इंडियाज के संबंध में ये तो हमारा मान लेते हैं कि एक वर्ल्ड लेवल पे हमें ये करना है, ये इंडिया के, इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी डिस्प्रोपोर्शनलिटी एक्सपोज टू द गल्फ, एग्जामाइन सजेस्ट मेजर ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। कह रहा है कि जो इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी थी, भारत की जो ऊर्जा सुरक्षा थी, ये एक्सपोज्ड हो गई है गल्फ ऑफ हार्मोज के, गल्फ ऑफ हार्मोज के जो ब्लॉक हुआ था उसके कारण, ठीक है। अब भारत को क्या क्या करना है, तो सबसे पहले तो इसका एग्जामाइन करना है, इस पे मतलब इसका परीक्षण करना है, उसके बाद मेजर सजेस्ट करने हैं कि भारत और कैसे कैसे डाइवर्सिफाई कर सकता है, यानी कहां कहां से भारत जो रूट है कि इस पर एक चेक पॉइंट पर निर्भर ना रहे, हम इस पर क्या करें और डाइवर्सिफाई करें, ताकि हमारे पास कई जगह से तेल है तो एक अगर बंद होता है तो दूसरा रास्ता जो है वो हमारे लिए खुला रहे और हमारे पास कोई ज्यादा प्रभाव ना पड़े। समझ में आ गया। अब इसमें स्टैटिक पोर्शन क्या है, वर्ड फिजिकल ज्योग्राफी, स्ट्रेट, कैनाल और सीज, ये जीएस पेपर 1 के लिए भी तुम्हारे काम आएंगे, ठीक है, तो जितने भी हैं उनकी लोकेशन देख लीजिएगा। तो ये अच्छा, इसमें सबांग पोर्ट भी है, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, तो ये सारी चीजें हैं, इन सबको अगर हम जैसे जैसे न्यूज में आएगा हम डिस्कस करते जाएंगे। फिलहाल के लिए हमें ये समझना है कि जो ये स्ट्रेट पॉइंट थे इनका महत्व ये था। अब समझ में आपको आया होगा प्रधानमंत्री ने वेपनाइजेशन क्यों बोला था, कि जो संसाधनों का वेपनाइजेशन हो रहा है वैश्विक व्यापार को डिस्टर्ब करने के लिए, वो हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो आज के लिए ये वीडियो इतना ही है। स्वतंत्रता दिवस की आप लोगों को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक चीज का एक प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा आप लोगों से, कि जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्वतंत्रता, ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं इंडिपेंडेंस डे, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे, क्या इंडिपेंडेंस का मतलब स्वतंत्रता होता है क्या, और अगर इंडिपेंडेंस का मतलब स्वतंत्रता होता है तो फिर फ्रीडम का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप जो है इस पर प्रकाश डालिएगा कमेंट सेक्शन पे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप प्रकाश जरूर डालें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।